अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002। तो इस ऑर्डिनेंस को शुरू करने से पहले पहले हम समझते हैं कि डेफामेशन होती क्या है। इसे हत्या के इज़्ज़त भी कहते हैं। अक्सर औकात आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ हत्या के इज़्ज़त का दावा कर दिया। अब ये क्या होती है? हत्या के इज़्ज़त होती क्या है? डेफामेशन या हत्या के इज़्ज़त इस सेंस में हम ले लेते हैं कि कोई बंदा जो है, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करता है पब्लिक एट लार्ज में अवामुन्नास के दरमियान, उस बात को फैलाता है या कोई अफवाह फैलाता है जो कि झूठ पर मबनी है, और उस अफवाह की वजह से वो बंदा जिसके ख़िलाफ़ ये बात की गई है उसकी रिप्यूट ख़राब होती है, वो लोगों की नज़र में कमतर समझा जाता है, उसे अच्छा नहीं समझा जाता, उसे बुरी निगाह से देखा जाता है। तो हम कहेंगे कि ये शख्स जिसने अफवाह फैलाई है, ये इसने उस शख्स को डिफेम किया है, ये हत्या के इज़्ज़त का मुर्तकिब हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे इस डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002। तो शुरू करते हैं इसके सेक्शन 2 से, जो कि है डेफिनेशन के बारे में। अब सेक्शन 2 हमें कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम इस ऑर्डिनेंस को समझेंगे कि ये क्या क्या होता है इसमें, और ये कैसे कैसे आगे जो है ये अवाम में किस ज़राए से ये लोगों के दरमियान अफवाहें या कोई रिटन स्टेटमेंट या कोई पब्लिकेशन कैसे होती है। तो सेक्शन 2 की क्लॉज बी पढ़ते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के बारे में है। ये कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग मीन्स द डिसेमिनेशन ऑफ राइटिंग्स, साइंस, सिग्नल, पिक्चर्स एंड साउंड्स ऑफ ऑल काइंड्स, including any electronic devices intending to be received by the public either directly or through the medium of relay stations। अब ये कहता है कि कोई भी ऐसी ब्रॉडकास्टिंग, अब ब्रॉडकास्टिंग ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात, कोई भी रिटन स्टेटमेंट जो पब्लिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से मौसूल करती है, पब्लिक में फैलती है, तो हम कहेंगे कि ये जो है इस बंदे ने उस अफवाह को जो पब्लिक में फैलाई है उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब ये किस तरह हो सकती है? इसकी जो आगे फॉर्म्स दी गई हैं, मोड्स दिए गए हैं, वो क्योंकि आजकल बड़ा कह सकते हैं आपके जो लोगों ने तरक्की की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें जो हैं वो काफ़ी हैं। फेसबुक के ज़रिए से भी होती है, मोबाइल के ज़रिए से भी होती है, ये न्यूज़पेपर वगैरह के ज़रिए से भी होती है। तो ये विद इन द मीनिंग ऑफ जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं आजकल, अगर इस किसी एक डिवाइस के ज़रिए से भी या इन तमाम डिवाइसेस के ज़रिए से जितनी अफवाहें वगैरह जो रिटन स्टेटमेंट्स वगैरह पब्लिक एट लार्ज के पास पहुंचेंगी, तो हम कहेंगे कि ये जी ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। अब आगे क्या कहता है जी? अब इसकी जो है क्लॉज बी की ही एक उन्होंने ऑप्शन दी है नीचे, डबल बी। कोर्ट कोर्ट क्या होती है? कोर्ट मींस द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट होती हैं उसको कोर्ट कहा जाता है, अदालतें होती हैं जो। एडिटर एडिटर मींस अ पर्सन और ऑपरेटिंग हैविंग एडिटोरियल और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट और द डिसीजन टू पब्लिश और सर्कुलेट इट। एडिटर वो बंदा होता है कि जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, वो अफवाह पहुंचती है या वो रिटन स्टेटमेंट पहुंचती है, वो उसको एडिट करता है और फिर एडिट करने के बाद उसको पब्लिश कर देता है। आगे कहते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है? कोई भी ऐसा पेपर जो आर्टिकल जिसमें लिखे हों, कोई पब्लिक एट लार्ज में जो न्यूज़ वगैरह आजकल हम देखते हैं कि जो न्यूज़ वगैरह छपी हुई होती हैं, पब्लिकेशन हुई हुई होती हैं इनकी, यहाँ कोई ऐसी न्यूज़ जिसको गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गज़ट में न्यूज़पेपर करार दे दिया होगा, उसे भी हम कहेंगे कि ये न्यूज़पेपर। अच्छा, अब आगे ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर क्या होता है जी? ओरिजिनेटर मींस द इनिशिएटर ऑफ द डेफामेटरी स्टेटमेंट और एनी अदर डेफामेटरी एक्ट। अब कोई भी बंदा जो उस डेफामेशन कोड या डेफामेटरी स्टेटमेंट को ओरिजिनेट करता है, उसे हम कहेंगे कि ये जो ओरिजिनेटर है। Publication means the communication of words to at least one person other than the person defamed। अब ये कहता है कि पब्लिकेशन क्या होती है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी अफवाह, कोई भी ऐसी रिटन स्टेटमेंट जो एक से ज़्यादा बंदे के दरमियान फैल जाए, उस बंदे के अलावा जिसके ख़िलाफ़ वो बात की गई है,
तो हम कहेंगे कि ये जी पब्लिकेशन हो गई है। अब पब्लिशर क्या होता है? कोई भी ऐसा बंदा कि जो उस स्टेटमेंट को, उस अफवाह को, उस बात को फैलाता है आगे लोगों में, पब्लिक एट लार्ज में, उसको हम पब्लिशर कहते हैं। अब इसका सेक्शन जो 3 है वो डेफामेशन के बारे में बताता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 3 क्या कहता है जी? डेफामेशन। इसकी सब क्लॉज 1 है, एनी रॉन्गफुल एक्ट और पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन मेड ऑरली और इन रिटन और विजुअली फॉर्म विच इंजर्ड द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट जो ऑरली भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, ज़बानी कलामी भी हो सकती है, या वो रिटन में भी हो सकती है, वो अगर लोगों में फैलाई जाए जो कि उस बंदे की जिसके ख़िलाफ़ वो बात की गई है वो लोगों की नज़र में कमतर समझा जाने लगे, उसकी रिप्यूट ख़राब हो, लोग जो है उसे बुरी निगाह से देखें, उसे अच्छा ना समझें, मुआशरे में उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये विद इन द मीनिंग ऑफ डेफामेशन फॉल कर गया। आगे सेक्शन 3 में ही जो है वो डेफामेशन की जो काइंड्स हैं वो बताई गई हैं। स्लैंडर और डेफामेशन जो है ये 2 काइंड्स पर मबनी है। पहली जो है स्लैंडर है और दूसरी जो लाइबल है। ये इसका मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा। कोई भी ऐसी ऑरल स्टेटमेंट, फॉल्स ऑरल स्टेटमेंट या रिटन स्टेटमेंट, ऑरल स्टेटमेंट सॉरी, कि जो वर्बली लोग पब्लिक एट लार्ज में फैलाई जाए, अवाम नास में फैलाई जाए, ज़ुबानी कलामी, तो हम कहेंगे कि ये स्लैंडर के मीनिंग में फ़ॉल करती है। और जो लाइबल होती है वो कोई भी रिटन फॉर्म में हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो न्यूज़पेपर में शाया हो सकती है या वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से उसको पब्लिक किया जाए लोगों में, तो हम कहेंगे कि ये लाइबल में फॉल कर गई है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है जी? डेफामेशन एक्शनेबल। के जो है डेफामेशन वो एक्शनेबल है, कब होगा? दी इसको पढ़ते हैं जी। द पब्लिकेशन ऑफ डेफामेटरी मैटर इज़ एन एक्शनेबल रॉन्ग विद आउट प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज टू द पर्सन डिफेम। अब ये सेक्शन 4 कहता है कि जब भी डेफामेशन के ख़िलाफ़ कोई बंदा एक्शन लेता है तो उसे जो है वो एक्चुअल डैमेज जो उसे हुआ है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये नहीं अदालत को बताएगा कि ये मुझे जी फ़लाँ, ये इसकी ये अफवाह की वजह से या इसकी फ़ॉल्स रिटन स्टेटमेंट की वजह से ये नुकसान हुआ है। जस्ट अगर वो ये प्रूव कर देता है कि इसने डिफेम मुझे किया है, डेफामेशन उसकी प्रूव हो जाती है, तो जो डैमेजेस हैं वो परस्यूम कर लिए जाएंगे कि अगर वाकई ही हमें अगर डेफामेशन हुई है तो इसे लाजिम सी बात है कि डैमेजेस भी हुए होंगे। अब जो सेक्शन 5 है वो है जी डिफेंडेंट के बारे में, कि अगर कोई बंदा किसी के बारे में डेफामेशन करता है, किसी को डिफेम करता है, तो फिर अगर उसके ख़िलाफ़ वो बंदा जो प्लेंटिफ होगा जिसके ख़िलाफ़ उसने बात की है या रिटन स्टेटमेंट, कोई फॉल्स रिटन स्टेटमेंट पब्लिश की है या करवाई है, तो अगर वो बंदा उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेता है तो फिर जो डिफेंडेंट होगा जिसने वो पब्लिक एट लार्ज पे इंफॉर्मेशन फैलाई है या कोई ऐसी तस्वीर शाया कर दी है या कोई ऐसी अफवाह फैला दी है, तो फिर वो क्या क्या डिफेंस ले सकता है अपनी फेवर में। तो सेक्शन 5 हमें जो है वो डिफेंस के बारे में बताता है। इसकी सब क्लॉज ए जो है वो पढ़ते हैं। ही वॉज नॉट द ऑथर, एडिटर, पब्लिशर और प्रिंटर ऑफ द स्टेटमेंट कंप्लेंट ऑफ। वो कह सकता है कि मैं ये जो कंप्लेंट मेरे ख़िलाफ़ की गई है, ना तो मैं इसका पब्लिशर हूँ, ना मैं ऑथर हूँ और ना मैं इसका एडिटर हूँ, ये मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीधा सीधा वो इनकार कर दे कि मेरा इससे ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। अच्छा, ये भी डिफेंस लिया जा सकता है। इसकी क्लॉज बी जो है, द मैटर कमेंटेड ऑन इज़ फेयर एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड नॉट एन असर्शन ऑफ फैक्ट। अब वो कह सकता है कि ये जो मैंने जो रिटन स्टेटमेंट या कोई भी फॉल्स पब्लिकेशन की है किसी शख्स के बारे में, ये फेयर कमेंट्स पे मबनी है। ये पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से, लोगों के मफाद की वजह से ये मैंने इसको पब्लिश किया है। ये सिर्फ़ एक ओपिनियन है, असर्शन ऑफ ओपिनियन है। ये कोई जो है वो फैक्ट नहीं है जिसको मैंने जो है पब्लिश किया है। ये सिर्फ़ एक ओपिनियन है, ये पब्लिक के मुफाद के लिए शाया किया गया।
ये भी एक डिफेंस लिया जा सकता है। इसकी जो सी क्लॉज है वो पढ़ते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड वाज मेड फॉर द पब्लिक गुड। अगर कोई बंदा कहता है कोई ऐसी बात उसने की है, ऐसी उसने अफवाह फैलाई है, या कोई उसने कह लें कि कोई ऐसी रिटन स्टेटमेंट दी है कि जो पब्लिक एट लार्ज के लिए वो बेनिफिशियरी है, वो लोगों के लिए मफाद की हामिल होगी, तो फिर भी ये डेफामेशन में नहीं आएगी। ये डिफेंस ले सकता है कि ये तो लोगों के मफाद के लिए था, इस वजह से मैंने शाया की है। अब इसकी क्लॉज डी है, सेंड वाज गिवन फॉर द पब्लिकेशन बाय प्लेंटिफ। वो कह सकता है कि ये जो है मैंने पब्लिकेशन इस बात की है, ये रिटर्न मैंने दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट दी है, तो ये इसकी मुझे इजाज़त दी थी इस बंदे ने जिसके ख़िलाफ़ मैंने की है, इसको पता था इस बात का। इसकी क्लॉज ई क्या कहती है जी, ऑफर टू टेंडर अ प्रॉपर अपॉलजी एंड पब्लिश द सेम वाज मेड बाय द डिफेंडेंट बट वाज रिफ्यूज्ड बाय द प्लेंटिफ। वो कह सकता है जी कि मैंने ऑफ़र की है डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को, कि जिस तरीक़ाकार से जिस मोड के थ्रू उसने वो पब्लिकेशन किया है, सेम उसी मोड के थ्रू वो उसमें अपॉलजी कर लेगा उससे, लेकिन जो है प्लेंटिफ उसने रिफ्यूज़ कर दिया है। ये भी डिफेंस ली जा सकती है। अब आगे जो है इसकी क्लॉज एफ, एन ऑफर टू प्रिंट अ पब्लिश कॉन्ट्राडिक्शन और डिनाइल इन द सेम मैनर एंड विद इन द सेम प्रोमिनेंस वाज मेड बट वाज रिफ्यूज बाय द प्लेंटिफ। ये सेम जैसे ऊपर वाली मैंने आपको क्लॉज बताई है, ये सेम वही है। अगर रिटन स्टेटमेंट उसने कोई दी है तो वो फिर उसके कॉन्ट्राडिक्शन में डिनाइल के ज़रिए से सेम वो उसी तरह उसी मोड के ज़रिए से जैसे उसने डेफामेशन फ़ाइल की थी उसी तरह से उसने अपॉलजी भी करनी है। तो लेकिन फिर भी जो है प्लेंटिव वो नहीं मान रहा, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो ये भी एक अच्छा डिफेंस है। द मैटर कंप्लेंट ऑफ वाज प्रिविलेज कम्युनिकेशन such as between lawyer and client or between persons having fiduciary relation। अब कोई ऐसी बात जो कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हो, जैसे कि कानून शहादत ऑर्डर में बताया गया कि कोई दो स्पाउसेस के दरमियान में जो बात होगी तो उसके लिए भी इजाज़त वगैरह लेना ज़रूरी है। तो ये उसी विद इन द मीनिंग ऑफ सेम कानून शहादत ऑर्डर के में ही फॉल करता है। अब इसके आगे दो काइंड्स बताई गई हैं कि ये अब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होता है, और इसकी क्लॉज जो सेक्शन 5 था उसकी क्लॉज एच के मुताबिक जो है वो क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है। अब सेक्शन 6 पढ़ते हैं जो कि अब्सोल्यूट प्रिविलेज के बारे में है। एनी पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट मेड इन द फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रिपोर्ट्स पेपर नोट्स एंड प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी पब्लिश बाय द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बाय द प्रोविंशियल असम्बलीज और रिलेटिंग टू जुडिशल प्रोसीडिंग। कि कोई भी ऐसी पब्लिकेशन ऐसी स्टेटमेंट जो कि फेडरल और या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उसके बारे में हो, रिपोर्ट्स हो, कोई पेपर्स में वो शाया की गई हो या नोट्स हो, या कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स हो जिसको पब्लिश करने का ऑर्डर किया गया हो वो पार्लियामेंट की तरफ से या प्रोविंशियल असम्बलीज़ की तरफ से, या वो कोई ऐसी स्टेटमेंट हो या कोई ऐसी न्यूज़ हो जो कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो हम कहेंगे कि ये जी एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको इजाज़त दी गई है, ये अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर किया गया है कि इसको शाया किया जाए, तो ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज होगा। आगे सेक्शन जो 7 है वो पढ़ते हैं जी, क्वालिफाइड प्रिविलेज एनी फेयर एंड एक्यूरेट पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। कि कोई भी जो फेयर और एक्यूरेट पब्लिकेशन होगी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में और जुडिशल प्रोसीडिंग्स या किसी अदालती प्रोसीडिंग्स जुडिशल प्रोसीडिंग्स के बारे में विच द पब्लिक में अटेंड एंड स्टेटमेंट्स मेड टू द प्रॉपर अथॉरिटीज़ in order to procure the redress of the public grievance shall have the protection of qualified privilege। सेक्शन 7 कहता है कि कोई भी जो है ऐसी फेयर एक्यूरेट स्टेटमेंट जो या पब्लिकेशन जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में हो या जुडिशल प्रोसीडिंग्स के बारे में हो, अगर उसको शाया किया जाए तो वो विद इन द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेज के ज़ुमरा में आएगा, उसको प्रोटेक्शन हासिल होगी। अब सेक्शन 8 जो है नोटिस ऑफ एक्शन के बारे में बताया जाता है। अब नोटिस ऑफ एक्शन क्या है
कि कोई भी बंदा अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ डेफामेशन में जाना चाहता है, सूट फाइल करना चाहता है, तो पहले उसको नोटिस देगा। अब सेक्शन 8 क्या कहता है? नो एक्शन लाइज अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ विद इन द 2 months आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ डेफामेटरी मैटर्स हैज़ कम टू हिज notice or knowledge given to the defendant 14 days notice in writing of his intention to bring and specify the defamatory matters complained of। सेक्शन 8 कहता है कि कोई भी बंदा अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ डेफामेशन में जाना चाहता है, सूट फॉर डेफामेशन करना चाहता है, तो वो पहले उस बंदे को जो है वो विद इन 2 months डेफामेशन जो है या डेफामेटरी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी बात जो पब्लिकेशन में डेफामेशन हुई है, पब्लिक में डेफामेट हुई है, उसको पब्लिक किया गया है, तो जब वो पब्लिश उसको कर दिया गया, उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो उस शख्स को नोटिस देगा और 14 दिन का नोटिस देगा और उसमें वो बताएगा कि आपने ये जी फ़लाँ फ़लाँ आपने एक्ट किया है, आपके एक्ट से मुझे ये जो है वो नुकसान हुआ है, आप इसकी भरपाई करें। या वो फिर उसका रिप्लाई करेगा 14 दिन के अंदर अंदर। आपने उसको टाइम देना है 14 दिन का। 14 दिन के अंदर अंदर फिर वो आपको रिप्लाई करेगा और उसके बाद जो है वो आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। अब एक्शन आपने एक्शन लेना है, आपने सूट फाइल कर दिया। अब रेमेडीज़ क्या क्या आपको मिल सकती हैं? तो सेक्शन 9 जो है वो रेमेडीज़ के बारे में है। वेयर डेफेमेशन शैल बी प्रूव टू हैव एक्यूरेट द कोर्ट में पास ऑर्डर डायरेक्टिंग डिफेंडेंट टू टेंडर एंड अपॉलजी इफ़ एक्सेप्टेबल टू द प्लेंटिफ। कि जब आपने डेफेमेशन सूट फाइल कर दिया, आपने नोटिस दे दिया, उसके बाद आपने डेफेमेशन सूट जो है वो फाइल कर दिया, तो फिर जो है कोर्ट जो डिफेंडेंट होगा जिसने वो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिकेशन की है, उसकी पब्लिश की है, पब्लिक के एट लार्ज में उसको फैलाया है, तो फिर कोर्ट जो है उसको डायरेक्ट कर सकती है कि जी आप सेम मैनर में जो है अपॉलजी करें। अगर प्लेंटिफ इस बात पे माने तो and publish the same in a similar manner within the same prominence as the defamatory statement made and pay reasonable compensatory damages as general damages within the meaning of RS 50,000। अब जो है कोर्ट जो है उसको डायरेक्ट कर सकती है कि आप जिस सेम मैनर्स में सेम प्रोमिनेंस में जो है वो अपॉलजी करें अगर प्लेंटिफ मानता है, और साथ में उसको कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना जो है कंपनसेशन के तौर पे प्लेंटिफ को दिलवा सकती है डिफेंडेंट से। इसमें जो है एडिशन भी हो सकता है, स्पेशल डैमेजेस भी हो सकते हैं कि अगर प्लेंटिफ ये कहे कि मैं जी ज़हनी फोकियत से गुजरा हूँ, मैं मेंटली बड़ा टॉर्चर हुआ हूँ, तो इसमें स्पेशल डैमेजेस भी जो कोर्ट है वो दिलवा सकती है। आगे इसमें प्रोवाइजो दे दिया गया सेक्शन 9 में, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ओरिजिनेटर द मिनिमम कंपनसेटरी डैमेजेस एज जनरल डैमेजेस शैल बी 300,000 रुपीज़। कि अगर इन केस कि अगर वो ओरिजिनेटर के ख़िलाफ़ आप दावे में जाते हैं तो कम से कम जो है 50,000 की बजाय फिर कम से कम उसको 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो सेक्शन 10 आगे है जी। सेक्शन 10 कहता है कि ये एक सिंपल सा सेक्शन है, इसमें कहा गया है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है CPC और कानूनी शहादत ऑर्डर है वो एज़ इट इज़ मुटेटिस मुटेंडिस एज़ इट इज़ इस पे अप्लाई होगा। सेक्शन 11 है जी कि ऑर्डिनेंस नॉट टू प्रिजुडिस एक्शन फॉर क्रिमिनल डेफामेशन। सेक्शन 11 कहता है कि अगर आप डेफामेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप सिविल डेफामेशन में चले गए, सिविल सूट में चले गए, तो फिर आपको ये रोका नहीं जाएगा, ये कोई बार नहीं है कि आप क्रिमिनल में नहीं जा सकते। आप सिविल में भी जा सकते हैं, साथ साथ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कि सेक्शन 499 और 500 CRPC में प्रोवाइड किए गए हैं उनमें भी जा सकते हैं। अच्छा, अब सेक्शन जो 12 है वो लिमिटेशन के बारे में है कि आपके पास कितना टाइम है डेफामेशन में जाने का या हत्या इज़्ज़त का दावा करने का, कितना टाइम है। लिमिटेशन सेक्शन 12 जो है वो बताता है, एन एक्शन अगेंस्ट एन ऑथर एडिटर प्रोपराइटर और पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर द ऑनर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एंड ऑफिसर सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ द न्यूज़पेपर और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और एनी अदर पर्सन फॉर द डेफामेशन कंटेन इन द न्यूज़पेपर और broadcast from the station
or its publication otherwise shall be taken within the 6 months after the publication of defamatory matter came to the notice or knowledge of the person defame। सेक्शन 12 कहता है कि जो डेफामेशन का दावा आपने करना है वो जब डेफामेटरी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश हो गई है तो विद इन दी 6 मंथ्स आपने जाना है सूट में। विद 6 महीने के अंदर अंदर आप दावा जो है उस बंदे के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। या अगर आपको उस बात का पता नहीं चलता तो फिर इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन दे दी है कि अगर बिलफर्ज आपको पता नहीं चलता है कि इसने कोई आपके ख़िलाफ़ ऐसी बात पब्लिश की है या कोई रिटन स्टेटमेंट दी है तो फिर जब भी आपके नॉलेज में आएगा तब से आपने 6 माह के अंदर अंदर फिर आपने जो है सूट फाइल करना है। तो आगे सेक्शन 13 जो है वो जुरिस्डिक्शन के बारे में है कि अगर आप सिविल कोर्ट में जाते हैं तो फिर जो है वो ट्रायल कौन करेगा इस केस का। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो इसको एंटरटेन करेगी। आगे सेक्शन 14 है कोर्ट टू डिसाइड द केस एक्सपेंडिशियसली। द कोर्ट शैल डिसाइड अ केस अंडर दिस ऑर्डिनेंस विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर आप सूट फाइल करते हैं तो वो 90 दिन के अंदर अंदर इसको डिसाइड करेगा। सेक्शन 15 जो है वो अपील के बारे में है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डिसाइड कर देता है और जो अग्रीव्ड पर्सन होगा वो इसके ख़िलाफ़ अपील कहाँ पे करेगा। तो जो अपील है वो फिर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर आप करेंगे हाई कोर्ट में, और जो हाई कोर्ट है वो बाउंड है कि ये 60 दिन के अंदर अंदर फिर उस अपील का फ़ैसला करे। प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी सेक्शन 15 में भी आगे एक प्रोवाइजो दे दिया है, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। दरमियानी ऑर्डर्स के दरमियान जो खिलाफ है वो अपील लाई नहीं करती। इसका आखिरी जो सेक्शन है पावर टू मेक रूल्स 16, सेक्शन 16 जो है वो पावर टू मेक रूल्स के बारे में। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जो इसमें कहा गया है सेक्शन 16 में कि गवर्नमेंट है जो अगर इस ऑर्डिनेंस के बारे में कोई नए रूल्स बनाती है तो फिर वो अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए से ऑफिशियल गैजेट में जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के ज़रिए से नए रूल बनाएगी। तो ये हमारा जो था डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 था, जो कि हमने आज मुकम्मल पूरा कर लिया, पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। तो अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ, आपके साथ कुछ इल्म शेयर किया है, अगर आपको समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।